आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुरेश के पिता योगेश बाबू 55 पार कर चुके हैं। गृहस्थी के झंझटों से फुर्सत पा घर रहकर योग साधन किया करते हैं। ध्यान सदा सुरेश पर रहता है कि नवयुवक गृह युद्ध के दांव पेंच भूलकर सहानुभूति में कहीं बहक न जाए। कर्म द्वारा जो संपत्ति अर्जित की है, अब ज्ञान द्वारा उसकी वृद्धि में रहते हैं। सुरेश पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। यद्यपि उसमें 20वीं सदी की संस्कृति रूप दुर्बलता है, फिर भी वो पिता की कृपा और अपने कर्तव्य की दिन भर में कई बार याद करता है। इसका संसार सुख फल वो प्रत्यक्ष भी करता जा रहा है, और इसी से होने वाली देवताओं की पूजाएं। निरुपमा योगेश बाबू की सगी भांजी है। उनके बहनोई बाबू रामलोचन के पिता प्रयाग में कार्यवश आकर रहे थे। रहने वाले कलकत्ते के थे। रामलोचन की शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, फिर लखनऊ में योगेश बाबू की बहन से ब्याह। क्रमशः सांसारिक संघात में उभरते हुए रामलोचन बाबू युक्त प्रांत की एक अच्छी स्टेट के मैनेजर हो गए। दीर्घकाल तक इस पद पर रहे और यथेष्ट धन अर्जन किया। जमींदारी में रहता हुआ आदमी जमींदारी ही पसंद करता है। उपार्जित अर्थ का व्यय बाबू रामलोचन ने मौजे खरीदने में किया। मुसल्लम, रामपुर और अवध के 3 और मौजों में कुछ कुछ हिस्सा खरीदा। कुल मिलाकर 12,000 की निकासी थी। प्रयाग में पहले से उनका अपना मकान था। लखनऊ में भी कई अच्छे बंगले बनवाए। संतान केवल निरूपमा थी। इधर मैनेजरी से अवसर ग्रहण कर चुके थे। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। औरों की तरह उनका भी ससुराल पक्ष प्रबल था। ससुराल वालों का ही विश्वास करते थे। कभी कभी कलकत्ता जाया करते थे। उनके भैया 4 वहां थे, पर उन पर विश्वास न था। दैवयोग पत्नी के मरने के 6 महीने बाद खुद भी बीमार पड़े। 6 महीने तक इलाज होता रहा, पर कुछ फल न हुआ। एक दिन निरूपमा को योगेश के हाथ सौंपकर उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। उस समय निरू 16 साल की थी। एक शादी की बातचीत पहले निरू की मां के समय हुई थी। उन्होंने सुधार का इतना ही अर्थ समझा था कि कन्या बालपन पार कर जाए तब उसका ब्याह हो जाना चाहिए, पर उसकी मृत्यु से वो शादी रुक गई। दोष माना गया। फिर नीरू के पिता का भी देहांत हो गया। योगेश बाबू विचारों में यद्यपि सनातन धर्मी थे, फिर भी नीरू के विवाह विषय में ब्राह्म समाजी बन गए। कहा, आजकल 20 साल से पहले का ब्याह ब्याह में ही शुमार करने योग्य नहीं। भीतरी उद्देश्य उनका और था, जिसका पता उनके अलावा उनकी पत्नी को भी नहीं लगा। बात यह थी कि रामलोचन की बीमारी में उन्होंने 50,000 का खर्च तैयार किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमींदारी तथा मकान किराए की आमदनी उसी खर्च वाले कर्ज में ब्याज के साथ काटते जाते थे। वो भी इस तरह कि 20 रुपये महीने के मुफ्त आराम की जगह सुरेश का मासिक वेतन 200 अलग करके और घर के खर्च और मुआमलों मुकदमों जो 3 के 13 करते थे वो अलग। इस रूप से ब्याज निकालकर 3 साल में सिर्फ 10,000 रुपये असल में कटे थे। बाकी जिन्स असबाब नीरू के घर से उनके घर पहुंचकर कम अंशों में नीरू के रह गए थे। गहने अपनी असलियत खो बैठे थे। उनकी जगह उन्हीं की तरह हल्के दूसरे बनकर आ गए थे। नीरू को ये कुछ मालूम न था। इस सब के संबंध में उसे ज्ञान भी बहुत थोड़ा था।
योगेश बाबू के पास इन सब का सच्चा चिट्ठा तैयार था। वे कभी कभी नीरू को सुनाकर कहते थे, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक जमींदारी पक्की खरीदी है। नीरू हंस देती। व्यंग और अन्य युक्ति का इतना पता उसे न था। उसका आदर यथेष्ट था। वो काफी समझदार हो चुकी थी। जब उसकी माता और पिता स्वर्गवासी हुए, उसे जोरदार धक्का लगा, पर मामा मामी और वहां के भाई बहनों के स्नेह में अब वो भूलता जा रहा है। इधर कुछ दिनों से काफी समझदार होकर वो ऐसा अनुभव कर रही है कि उस गृह के वायुमंडल में उसे स्नेह देकर तृप्त कर देने वाला कुछ भी नहीं है। वहां एक अभाव जैसे सदा ही बना रहता है। जब से विवाह की बात उठी, यामिनी बाबू की आमद रफ्त बढ़ी, ये अभाव तीव्रता प्राप्त करता गया। जैसे दूर तक विचार करने पर भी सुख का कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं देख पड़ता। वो केवल गुरुजनों, समाज के अदब कायदों, विरासत में मिली वहां की संस्कृति का अनुसरण करती जा रही थी। क्यों संस्कृति हृदय को संस्कृत नहीं करती? उसके प्रकाश से आई दिव्य अनुभूति प्राणों को समुद्भासित नहीं करती? उसकी समझ में नहीं आता। पर उसका अपना कोई भी निश्चय नहीं। वो जैसे वहीं की, उन्हीं की इच्छा पर निर्भर, उन्हीं के सुख से सुखी है। यामिनी बाबू योगेश बाबू की साली की ननद के लड़के हैं। बड़ी छानबीन के बाद उनका पता लगाया गया है। संपन्न है, नीरू के जैसे नहीं। कानपुर में उनके बाबा जज थे, पिता वकील। योगेश बाबू ने इन्हें मुलाहिजेदार समझकर नीरू के विवाह की बातचीत की थी। यद्यपि कन्या के देखने भर की स्वतंत्रता बंगाल में दी जाती है, फिर भी इनके विलायती भाव को ताड़कर एक दिन सुरेश से उन्होंने इशारे में ये बातचीत की। परमहंस रामकृष्ण देव की तपोभूमि दक्षिणेश्वर आजकल बंगालियों के कोर्टशिप की जगह हो रही है। दर्शन का बहाना भर रहता है और अब उतनी बंदिश चल भी नहीं सकती। सुरेश पिता के इंगितों का समझदार हो गया था। कवायद शुरू कर दी। योगेश बाबू का मतलब था, नीरू सुंदरी है, ये विलायती बेवकूफ जरूर फंसेगा। जब समझ में आ जाए कि गिरह लग गई, तब इसे कर्ज वाला मामला समझकर नीरू से पक्की लिखा पढ़ी करा ली जाए। इस तरह सामाजिक कलंक न लगेगा और बनाव न बिगड़ा तो लिखा पढ़ी के बाद भी इस समय जैसे सुरेश के लिए आमदनी का जरिया रहेगा। रामलोचन का रुपया जमींदारी खरीदने और बंगले बनवाने में खर्च हुआ, ये साफ है। आमदनी वे घूमने फिरने और अनेक मदों में खर्च कर चुके थे। योगेश बाबू 2 मंजिले पर अपने कमरे में बैठे हुए थे। नौकर ने यामिनी बाबू के आने का संवाद दिया। योगेश बाबू ने बुला लाने की आज्ञा दी। यामिनी बाबू ने बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। अभ्यस्त स्नेह के स्वर से योगेश बाबू ने आदर दिया। आओ आओ बेटा, बैठो। सामने की कुर्सी पर नम्रतापूर्वक यामिनी बाबू बैठ गए। योगेश बाबू पहले की तरह गंभीर हो रहे। कुछ देर बाद यामिनी बाबू बोले, मैं कुछ दिनों के लिए कानपुर जा रहा हूं। मिलने के लिए? स्नेह के स्वर से कहकर मुस्कुराकर वृद्ध ने फरसी की नली संभाली। जी नहीं, साग्रह देखते हुए। तो गर्मी की छुट्टियों में यहीं क्यों न रहो? खस की टट्टियों का आराम। मैं इसीलिए पहाड़ नहीं जाता, व्यर्थ खर्च। सर झुकाकर एक बगल देखने लगे। जी यहीं रहूंगा, भक्त की दृष्टि से ताकते हुए। हाँ, मैंने सुना है नीरू भी यही चाहती है। उसी ने कहा है शायद तुमसे। पूरी प्रसन्नता से मुंह देखते हुए। लजाकर, जी और काम है। कहने लायक हो तो कहो। इसीलिए आया हूं, रुपयों की जल्द आवश्यकता होगी। एक रेहन की संपत्ति है। कानपुर में? जी, कोई ले तो रजिस्ट्री बेच दूंगा, या करार की मियाद पूरी हो चुकी है, दावा कर दूंगा। कैसी संपत्ति है? योगेश बाबू अच्छी तरह पलथी मारकर तनकर बैठे। यामिनी बाबू ने सारा हाल कहा। फिर ये भी बताया कि उन्होंने सुना है वो रामपुर का रहने वाला है। कुमार का हाल कहकर नम्रता से मुस्कराए। योगेश बाबू ने समझ की सांस छोड़ी। फिर कुछ देर तक यामिनी बाबू को देखते रहे। फिर अपने स्वभाव के अनुसार स्वस्थ होकर स्नेह के स्वर से बोले, कहाँ प्रोफेसरी, कहाँ ये जहमत। कुछ रुक कर, तुम चाहो तो हम शक्ति भर तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। जी हां, मैं तो इसीलिए आया था। बाबा है नहीं, सच्ची सलाह आप ही एक देने वाले हैं और सहायक। योगेश बाबू हंसे। कहा, जरा सी अड़चन है, फिर कहेंगे। आखिर नीरू की संपत्ति तो तुम्हारी ही संपत्ति है। अभी नीरू के पास भी रुपया नहीं,
हंसकर, बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ कमा रखा था। तुम कहो तो सुरेश के नाम वो रजिस्ट्री खरीद ली जाए, या हम नीरू को कर्ज दें, तुमसे नीरू खरीद ले। मकान मौके के हैं, अगर आप नीरू को कर्ज देकर उसी के नाम रजिस्ट्री खरीद ले तो बड़ी भारी कृपा हो। अच्छा अच्छा। वृद्ध उसी प्रसन्नता से यामिनी बाबू को देखते रहे। 1 मिनट बाद प्रणाम कर यामिनी बाबू ने चलने की आज्ञा मांगी। अच्छा बेटा, चिंता न करना, कहकर यामिनी बाबू के मुड़ते वृद्ध ने घूरा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।